नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसीलिए आज का ये बुलेटिन इसी खतरे पर फोकस होगा। आप एहतियात बरतें, प्रोटोकॉल का पालन करें, सुरक्षित रहें। खबरों का सिलसिला लेकिन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह 5 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। दरअसल ये 5 तस्वीरें दिल्ली की हैं। दिल्ली में लॉकडाउन की आज पहली सुबह है। बाजार, मॉल सब बंद रहेंगे, लेकिन रेलवे स्टेशन के बाहर की सड़कों पर आज भी भीड़ भाड़ है। प्रवासी मजदूरों ने कल शाम से ही पलायन शुरू कर दिया है। बुलेटिन में हम इसकी बात भी करेंगे और साथ ही ये भी दिखाएंगे आपको कि कैसे मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी टीकाकरण शुरू हो जाएगा। लेकिन इस संकट के बीच लापरवाही जारी है। कोरोना संकट से जूझ रहे एमपी के धार में एक शादी में प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे लोग जमा हो गए और इसे रोकने के लिए पुलिस को एक्शन में आना पड़ा। तो ये ताजा आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। नए मामले 58,000 के करीब पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र में 28,287, उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 167 मौतें, उत्तर प्रदेश में दिल्ली में 23,686 नए मामले, 24 घंटे में मौतें 240। वहीं कर्नाटक की बात करें, नए मामले 15,785, 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 146। ये तमाम राज्यों की तस्वीर। केरल 13,644 नए मामले, जबकि 24 घंटे में मौतें 21 केरल। और वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात कर लें, यहां नए मामले 12,897, 24 घंटे में मौत 79। पश्चिम बंगाल में नए मामले 8,426, 24 घंटे में मौत 38। नए मामले देश भर में 58,924। ये महाराष्ट्र का अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। 24 घंटे में मौत 351। एक्टिव केसेस की संख्या 6,76,520। दिल्ली की अगर बात कर लें तो यहां पर 23,686 नए मामले और 24 घंटे में कुल जाने गई हैं 240। तो देश भर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि एक्टिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, मृत्यु दर बढ़ रहा है, लेकिन ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा है। ये एक राहत की खबर है। संक्रमण दर 26.12% है। नए मामले 23,686। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता बाराखंबा रोड से जुड़ गए हैं। कुमार कुणाल इस वक्त हमारे साथ आनंद विहार से जुड़ गए हैं। सबसे पहले कुमार कुणाल, आपका रुख करते हुए, क्योंकि जिस जगह पर आप खड़े हैं वहां की तस्वीरें कल हमने देर शाम की देखी। अरविंद केजरीवाल की अपील के बावजूद लोग पलायन कर रहे हैं, अपने अपने राज्यों का रुख कर रहे हैं, और ऐसे में संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। यही सबसे परेशानी की बात है नेहा, कि किस तरीके से दिल्ली में लगभग जो संक्रमण दर है वो 30% है, और यहाँ से अगर लोग जा रहे हैं बाहर, तो बाहर भी संक्रमण का खतरा उतना ही बढ़ जाता है। हम आपको पीछे की तस्वीर कोशिश करते हैं दिखाने की। क्या शाम जैसी भीड़ तो नहीं है, लेकिन अब भी दिल्ली में कर्फ्यू लागू है, दिल्ली में लॉकडाउन लागू है, लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन जैसे कोई भी हालात नहीं है। यहाँ पर लगातार लोग आ रहे हैं जिन्हें अपना घर जाना है, पूरा बोरिया बिस्तर सामान के साथ, और यहाँ से बसें जा रही हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई बसें हैं, क्योंकि ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर इलाका है, सीमा का इलाका है, और यहीं से लोग उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं। तो लगातार बसें भी निकल रही हैं, लोग भी इंतजार कर रहे हैं। शाम जैसी भीड़ नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद इतने लोगों का इस वक्त मौजूद होना ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से लोगों का पलायन चल रहा है। और जो पिछली बार जिस तरीके का पलायन हुआ था उससे कोई सबक नहीं। आप बस जो यहाँ से निकल रही है उसकी तस्वीर देखिए, बिल्कुल खचाखच भरी हुई है अंदर तक बस, और बिल्कुल यहाँ से रेंगते हुए निकल रही है। ऐसी स्थिति में जहाँ न सोशल डिस्टेंसिंग है, न कोई और जो कोरोना से संबंधित सावधानियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो ऐसे में संक्रमण क्यों नहीं फैलेगा, इसका कोई भी जवाब नहीं है। तो ये स्थिति है, और ये स्थिति लगातार बनती है। सरकार भी जानती है। कल अरविंद केजरीवाल ने भी लोगों से विनती की थी कि आप ना जाएं, छोटा लॉकडाउन है, लेकिन सबके बावजूद स्थिति बेकाबू ही है। और स्थिति जो है कल शाम से लेकर अभी तक जो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं,
वो सबके सामने। लौटूंगी मैं आपके पास। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, आपने LNJP अस्पताल के बाहर की तस्वीर दिखाई, तमाम अस्पतालों का आप जायजा ले रहे हैं, क्या सूरत हाल है? रेमडेसिविर की कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, यहाँ तक कि ये भी कहा गया अरविंद केजरीवाल की ओर से कि बेड्स भी कम पड़ रहे हैं। अब ताजा स्थिति क्या है दिल्ली के अस्पतालों की? जी बिल्कुल, देखिए नेहा, मैं आपको बताऊं कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, उन्होंने खुद कहा था कि ऑक्सीजन की कमी है। ताजा हालात की बात करें तो LNJP कल 0 बेड था, चाहे नॉर्मल बेड की बात की जाए, ICU बेड की, LNJP अस्पताल में कोई बेड खाली नहीं है। सफदरजंग अस्पताल में कोई बेड खाली नहीं है। पूरे दिल्ली के अस्पतालों की बात करें, चाहे वो दिल्ली सरकार के हो चाहे केंद्र सरकार के हों, कोविड-19 के जो नॉर्मल बेड होते हैं वो 3205 अभी अवेलेबल हैं, जबकि ICU के सिर्फ 42 यानी 42 जो बेड हैं वो उपलब्ध हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरह की क्राइसिस है दिल्ली में। और खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा साफ साफ कहा था कि काफी क्राइसिस है, यहाँ तक कि ऑक्सीजन की क्राइसिस है। हालांकि दिल्ली के जो अलग अलग अस्पताल हैं वो दिल्ली पुलिस की मदद से कहीं न कहीं ऑक्सीजन को मंगवा रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन इसीलिए लगाना पड़ा क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि जो हालात है वो बेकाबू हो रहे हैं। लॉकडाउन लगा है 6 दिन का, जरा हालात भी आप देख लीजिए। 12 खंबा रोड, दिल्ली का दिल कहा जाता है ये कनॉट प्लेस, और देखिए पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सख्ती से लागू कराया जाएगा। इससे दिल्ली पुलिस के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के यहाँ पर जवान तैनात है। अगर किसी के पास कर्फ्यू पास है उसको इजाजत है, नहीं उसके अलावा किसी को इजाजत नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता की बात है नेहा, वो चिंता की बात यह है कि दिल्ली में खासकर बात की जाए तो जो नॉर्मल बेड है वो 3205 खाली है, जबकि ICU के महज 42 बेड खाली है, जिसमें LNJP अस्पताल की बात की जाए तो कल भी 0 लौटूंगी मैं आपके पास। अरविंद, तमाम जानकारी आपसे लेंगे। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, जहां पर आप खड़े हैं वहां पर पूरी तरीके से इफेक्टिव दिख रहा है लॉकडाउन? बिल्कुल, मैं बंगाली मार्केट में इस वक्त मौजूद हूं और पहली सुबह लॉकडाउन की। यहाँ पर जो जरूरी सामान की चीजें हैं वो तो खुली हैं, स्वीट्स की दुकानें खुली हैं, जैसे देख सकते हैं बंगाली मार्केट के अंदर बंगाली स्वीट्स खुला हुआ है, लेकिन लोग बहुत कम आ रहे हैं। बाकी मार्केट बंद है, किराना की दुकानें खुली हैं और मेरे पीछे एक दुकान जो कि नथू स्वीट्स करके बहुत फेमस दुकान है वो खुली है, लेकिन ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं यहाँ पर। उनको हम बात करने की कोशिश करेंगे उनके मैनेजर से। आप ये बताइए कि कितने लोग दुकान खुली हुई है? हाँ सर। सिर्फ यहाँ बैठने की व्यवस्था भी है या सिर्फ ले जा सकते हैं आदमी? सभी सर, मतलब सीटिंग अलाउड नहीं है सर, खाली हम टेक ओवर पैकिंग कर सकते हैं सर, अभी सीटिंग अलाउड नहीं है सर। तो लोग आ रहे हैं, ग्राहक पहले की अपेक्षा कम है, लॉकडाउन का असर है? सर थोड़े कम आ रहे हैं सर, बहुत कम आ रहे हैं अभी, लेकिन आ रहे हैं, कुछ ग्राहक आ रहे हैं सर। मिठाई लेके जा रहे हैं? हाँ जी, लेके जा रहे हैं सर। और यहाँ कोई दूसरी चीजें आप नहीं बना रहे हैं खाने पीने की? नहीं सर। तो आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन का असर दुकानदारों पे पड़ा है, बहुत कम लोग ग्राहक आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बंगाली मार्केट का पूरा दिखाना चाहूंगा। पूरी मार्केट यहाँ बंद है, सिर्फ किराना स्टोर और मिठाई की दुकानें खुली हैं और फल की दुकानें खुली हुई हैं। बाकी पूरी मार्केट आप देख सकते हैं कि बंद है यहाँ पर, और लॉकडाउन का अच्छा खासा असर यहाँ दिखाई दे रहा है। जो जरूरी सामान से रिलेटेड लोग हैं। लौटेंगे आपके पास अशोक। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इस बड़ी खबर का रुख करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वैक्सीन निर्माताओं के साथ वर्चुअल तरीके से बैठक कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यही आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी आज ये बैठक करेंगे जो वैक्सीन निर्माता है, कोविशील्ड बनाने वाले या फिर कोवैक्सीन बनाने वाले निर्माताओं के साथ पीएम की मीटिंग होगी। प्रधानमंत्री मोदी आज इस पर बातचीत करेंगे। किस तरीके से लगातार वैक्सीन की डिमांड बढ़ती जा रही है, इसे लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है निर्माताओं के साथ। ये पीएम की अहम बैठक। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए। अशोक, हमने देखा था कैसे कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक लंबा चौड़ा बजट अनाउंस किया है वैक्सीन के लिए। आज ये अहम बैठक वैक्सीन निर्माताओं के साथ होने वाली है। क्या लगता है इस मीटिंग का अहम मुद्दा वैक्सीन से जुड़े प्रोडक्शन को लेकर, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, तमाम तरह के पहलुओं पर चर्चा होगी? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वैक्सीन निर्माताओं से बात प्रोडक्शन
को लेकर के बातचीत होगी क्योंकि कल ही घोषणा की थी वैक्सीनेशन के 3rd फेज की। उसमें ये कहा गया था कि 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। मतलब यह है कि काफी बड़ी आबादी को अब वैक्सीन लगाई जाएगी। पहले 45 साल से ऊपर के लोगों की थी। तो वैक्सीन की शॉर्टेज ना हो, वैक्सीन की कमी ना हो, उसको देखते हुए वैक्सीन निर्माताओं से आज बातचीत की जाएगी ताकि उनको कहा जाएगा कि शॉर्टेज ना हो, आप प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करें ताकि कोई भी कमी किसी भी सेंटर पर ना दिखाई दे। जो वैक्सीनेशन सेंटर बनेंगे उस पर कोई कमी ना हो। तो उनकी क्या समस्या है, उनको क्या दिक्कत आएगी ज्यादा प्रोडक्शन को लेकर के, क्या मदद सरकार कर सकती है और क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, इन तमाम चीजों पर बातचीत की जाएगी। प्रधानमंत्री शाम 6 बजे ये अहम बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैक्सीन निर्माताओं के साथ होने वाली है। हमारे संवाददाता सौरभ वक्तानिया इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, हमने देखा कि कैसे लॉकडाउन के बावजूद भी महाराष्ट्र में लगातार नए मामले बढ़ रहे हैं, संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, एक चिंता का सबब है सरकार के लिए। बहुत ही बड़ा चिंता का सबक है नेहा, और इसके लिए अब लॉकडाउन को और स्ट्रिक्ट करने की भी बात की जा रही है। इस वक्त हम विलेपार्ले के सब्जी मार्केट में मौजूद है और मैं आपको बता दूं नेहा कि कल जो हेल्थ मिनिस्टर है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनकी एक अहम बैठक हुई है और अब वो ये नतीजे पर आने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से सुबह से लेकर शाम तक जो सब्जी मार्केट खुले रहते थे अब उसको कम किया जाए, उसकी अवधि कम किया जाए और सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक ही जो है सब्जी मार्केट को खोला जाए। दूसरी सबसे अहम जानकारी नेहा मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में जो कोरोना संक्रमित बच्चे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। 60,000 से ज़्यादा संक्रमित बच्चे की तादाद है जो पिछले 1 महीनों में ही हुई है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात नेहा कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो कोरोना वायरस से संक्रमित है उनकी संख्या 9,000 से ज़्यादा है। तो ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। दूसरी तरफ वैक्सीनेशन ड्राइव को भी अब बहुत तेज़ी से शुरू करने की मांग है क्योंकि कई जगह पर जो दूसरा डोज होता है वो लोगों को नहीं मिल रहा है। तो ये सारी कठिनाइयां हैं, ऊपर से रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की तो 2 बातें है ही। तो पूरी तरीके से किस तरीके से इस पर नियंत्रण लाया जाए और शायद आने वाले कुछ दिनों में जो लॉकडाउन के जो नियम है, जो रिस्ट्रिक्शन है वो और ज्यादा कठोर किए जा सकते हैं, नियम कड़े किए जा सकते हैं। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता सब तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। कुमार, उत्तर प्रदेश की क्या ताजा स्थिति है? वहां पर भी संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, किस तरीके से वहां पर अब सरकार बेड्स को लेकर या फिर जो तमाम जरूरत की मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं उन्हें लेकर अब अपना अभियान तेज कर रही है? देखिए नेहा, सबसे पहले तो बता दें कि जो संक्रमण की स्थिति है उत्तर प्रदेश में वो 28 से 30 हजार प्रतिदिन पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है और ये आंकड़ा अभी पिछले 4-5 दिनों से यही मेंटेन कर रहा है, 28 हजार 30 हजार। और साथ साथ लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 5800 6000 इसके आसपास ये आंकड़ा उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। लेकिन पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। मैं इस वक्त लखनऊ के 1090 चौराहे पर हूं और यहाँ पर बिल्कुल जिस वक्त हम लोगों ने लॉकडाउन देखा था वैसी स्थिति दिखाई दे रही है। लोग बेहद ही कम निकल रहे हैं, स्वतः स्फूर्त ये बंद जैसा है। लेकिन जैसे कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 5 शहरों को पूरी तरीके से लॉकडाउन किया जाए और सरकार 15 दिनों के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगाने को सोचे, लेकिन उसके तुरंत बाद सरकार ने साफ कर दिया कि कोई लॉकडाउन वो नहीं लगाने जा रही है क्योंकि लोगों के लिए जीविका यानी रोटी भी बेहद जरूरी है और अगर लॉकडाउन लगाया जाएगा तो लोगों के जीवन पर भी मुश्किल आएगी। हालांकि इसके बारे में 2 थ्योरी है। जिस तरीके का संक्रमण इस वक्त बढ़ रहा है नेहा, बहुत सारे लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि लॉकडाउन में जाना जरूरी है। कई स्वतः स्फूर्त जितने दुकानदार हैं, हजरतगंज, अमीनाबाद, ऐसे बड़े बड़े मार्केट सारे इस वक्त बंद हो चुके हैं। लोग ज्यादातर इस वक्त घरों में हैं। लेकिन सबसे बड़ी किल्लत लखनऊ में या दूसरे शहरों में उन मरीजों को लेकर हो रही है जिन्हें बेड नहीं मिल रहा। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता लखनऊ से लाइव जुड़े हुए थे। कुणाल हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कुमार, आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां पर लगातार लोग पलायन कर रहे हैं। कुछ लोगों से अगर आपकी बातचीत हो पाए, आखिर किस तरीके का डर है मन में? आजीविका को लेकर सब कुछ बंद हो जाएगा, लॉकडाउन एक्सटेंड हो जाएगा, क्या है इन लोगों के मन में? देखिए, हम कुछ लोगों का मन टटोलने की कोशिश करते हैं। हम करते हैं कि लोगों से बात की जाए। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कोशिश हम थोड़ा यहाँ से निकल करके जरा आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पर हैं उनसे किस तरीके से क्या है, कहाँ चल दिया?
घर जा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से? हाँ जी, लॉकडाउन में बहुत सारे लोग हैं और लगातार जो बसों का रेला है वो यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। कहाँ जा रहे हैं? बलिया जिला जा रहे हैं। क्या लॉकडाउन की वजह से? हाँ। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर मुश्किल हो जाएगी लॉकडाउन अगर कंटिन्यू रहा? पैसा नहीं रहेगा तो खाएंगे क्या, घर ही नहीं जाएंगे। खाने की दिक्कत है, पैसा नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? जो स्थिति है हम थोड़ा सा आपको और भी बेहतर तरीके से दिखाते हैं कि किस तरीके से बच्चे भी हैं, जो पूरा का पूरा परिवार है वो यहाँ से पलायन की तरफ जा रहा है। और यही वो तस्वीर है जहाँ से कल शाम को भी तस्वीरें आई थी, वहाँ पर था। महिलाएं भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या आपको लॉकडाउन की वजह से आप यहाँ से निकल रही हैं? नहीं भैया, घर जा रहे, गेहूँ काटने। क्या है वजह? गेहूँ काटने जा रहे। गेहूँ काटने जा रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन का भी क्या डर है या बिल्कुल बने रहेंगे और क्या करेंगे? घर रहेंगे, जाएंगे महीना खा। तो हालांकि लोग कई बार ये भी कहते हैं कि लौटूंगे आप सभी के पास, तमाम जानकारी हम लेंगे क्योंकि अलग अलग राज्यों में एक ही जैसा लगभग सूरत हाल है। यहाँ पर लगातार संक्रमण की दर बढ़ती जा रही है, लोगों के मन में डर और दहशत है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं जिन जगहों पर लॉकडाउन लग गया है। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत का मामला लगातार सामने आ रहा है। कई राज्य ऑक्सीजन की किल्लत की शिकायत कर रहे हैं, अस्पतालों में ऐसा देखा भी जा रहा है। आज तक संवाददाता रोहित सिंह ने पटना के अस्पतालों का जायजा लिया। इस वक्त हम बिहार के एक बड़े निजी अस्पताल यानी कि रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये सभी कोरोना के मरीज हैं जिनका इस अस्पताल में जो है वो लगातार इलाज चल रहा है। और इस वक्त जो हमें जानकारी मिली है कि तकरीबन 175 कोरोना के मरीज जो हैं उनका इलाज इस अस्पताल में चल रहा है। हालांकि सरकार ने सिर्फ 40 बेड जो है इस अस्पताल को रखने के लिए कहा था, लेकिन कैपेसिटी बढ़ा के आज यहाँ 175 कोविड मरीजों की जो है आप यहाँ देख सकते हैं उनका इलाज चल रहा है। लेकिन समस्या अब इस अस्पताल को ये आ रही है कि ऑक्सीजन सिलेंडर जिसकी कमी लगातार महसूस की जा रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर जो है नहीं मिल रहा है अस्पताल को, और साथ ही जो रेमडेसिविर दवा है उसकी भी भारी कमी जो है वो यहाँ देखी जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह है जो कि इसके फाउंडर है इस अस्पताल के। डॉक्टर साहब, हालात कितने गंभीर है ये सब जानता है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर कितनी मुश्किल आप लोगों को आ रही है इस अस्पताल में मरीजों को देखते हुए? बहुत शॉर्ट सप्लाई है और मुझे एश्योर किया गया था कि लिक्विड ऑक्सीजन आ जाएगा तो ये समाधान हो जाएगा। लिक्विड ऑक्सीजन आया भी है, सरकार की तरफ से एश्योर किया जा रहा है और मुझे ये भी पता है कि लोग सक्रिय भी हैं और हर जो वेंडर का फैक्ट्री है, प्लांट है, वहाँ पर है। लेकिन आज क्या हुआ है हमें नहीं पता है अभी तक। तो हमें सिर्फ सुबह से 40 आया है, 40 एक रास्ते में बोला गया है, लेकिन मुझे काउंट करना पड़ता है कि 6 बजे तक तो है, उसके बाद क्या होगा, 6 बजे है तो क्या होगा। तो ये जो हमारी परेशानी और एक अनसर्टेनिटी है, मुझे डर कि इतने मरीज को हम क्या करेंगे। चलिए, तो डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह का कहना है कि सरकार जो है वो दिख रही है, विजुअली इफेक्टिव बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऑन द ग्राउंड जो है, ज़मीनी हकीकत जो है वो बहुत दूर है, क्योंकि हालात यहाँ ऐसे हैं कि इस अस्पताल में रोज़ाना 350 तकरीबन ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत है। और आप यहाँ देख सकते हैं तस्वीर में किस तरीके से 24 घंटे यहाँ कोविड के ये पेशेंट्स हैं इस अस्पताल में, जिनका इलाज चल रहा है। लगातार ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत है, लेकिन अगर ऐसे में अगर 350 की ज़रूरत है और सिर्फ 40 अगर अस्पताल को मुहैया कराया जाता है तो इन मरीजों की जान को बहुत बड़ा खतरा है। और शायद इसीलिए एहतियातन इस अस्पताल में भी अभी नए मामलों को लेना, यानी नए जो मरीज आ रहे हैं उनको नहीं लिया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि आप 48 से 72 घंटे के बाद ही, जब सिचुएशन थोड़ा ठीक होगा, हालात ठीक होंगे, तभी नए मरीजों को जो है दाखिला दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, साफ तौर पर दिखाता है कि बिहार में इस वक्त कोरोना से हालात जो हैं कितने गंभीर बने हुए हैं। कैमरा पर्सन आनंद कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कोरोना के आगे बड़े बड़ों की हिम्मत जवाब दे गई, हौसलों ने घुटने टेक दिए, अपनों को खोकर
पत्थर दिल इंसान भी गमजदा हो गया। लेकिन इस माहौल में भी वो लोग चट्टान की तरह खड़े हैं जो हमारे और आपके मददगार साबित हुए हैं। इन्होंने साबित कर दिया कि एक हाथ बढ़ेगा तो सैकड़ों हाथों को सांस और आस मिलेगी। सबसे पहले वडोदरा के 2 डॉक्टर्स की कहानी जिन्होंने अपनी मां को खो दिया लेकिन फौरन मरीजों के बीच आ डटे। मरीजों की सेवा करना, उसके लिए मैं यहाँ पे ड्यूटी ज्वाइन कर लिया है। जिंदगी बचाने का ऐसा जज्बा तभी आ सकता है जब किसी शख्स के भीतर मानवीय संवेदनाएं हिलोरे मारे। ऐसे वक्त में जब पूरा सूबा तड़प रहा है, महामारी से शहर की गलियां गर्दिश में हैं, लोग चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, आफत मची पड़ी है, तो डॉक्टर अपने फर्ज से मुंह कैसे मोड़ सकता है? थोड़े दिन पहले मेरी माँ का देहांत हो गया था। डॉक्टर की सेवा धर्म है कि मरीजों की सेवा करना, उसके लिए मैं यहाँ पे ड्यूटी ज्वाइन कर लिया है। कोरोना की मार से तड़प रहे गुजरात में दर्द की तमाम कहानियां हैं, मगर उन कहानियों के बीच एक कहानी है इन 2 डॉक्टरों की, डॉक्टर शिल्पा और डॉक्टर राहुल परमार। दोनों डॉक्टर वडोदरा के सयाजी अस्पताल में तैनात हैं। डॉक्टर राहुल का परिवार गांधीनगर में रहता है। डॉक्टर राहुल को खबर मिली कि ऐसे बुरे समय में उनकी मां उन्हें छोड़कर सदा के लिए चली गई हैं। एक तो कोरोना मरीजों के बीच अपने फर्ज को अंजाम देते राहुल, उस पर मां के निधन की खबर ने मानो सीने में सुराख कर दिया। जैसे तैसे राहुल ने खुद को संभाला, अस्पताल से गांधीनगर अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे। मां का अंतिम संस्कार किया और फौरन वापस वडोदरा लौट आए, इस भरोसे के साथ कि जैसे खुद की मां उन्हें छोड़ गई, वैसे किसी बेटे की मां का उससे साथ न छूटे। डॉक्टर राहुल फिर से लग गए मरीजों की सेवा में। थोड़े दिन पहले मेरी माँ का देहांत हो गया था, तो वहाँ पे भी मैं कंटिन्यूसली यहाँ का जो काम देखते हुए वो भी काम कर रहा था। तो मेरे फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट दिया है कि अपनी माता जी के देहांत के बाद अभी अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट सेवा डॉक्टर की सेवा धर्म है कि मरीजों की सेवा करना, उसके लिए मैं यहाँ पे ड्यूटी ज्वाइन कर लिया है। वहाँ पे फैमिली जो भी रिचुअल्स है वहाँ पे मेरे भाई और पेरेंट्स कर रहे हैं और मैं यहाँ पे लोगों की सेवा कर रहा हूँ। डॉक्टर राहुल जानते हैं कि महामारी की इस मुसीबत भरे दौर में अस्पताल में डॉक्टरों की कितनी जरूरत है और उनके मन का भाव भी यही है कि वो मरीजों के इलाज में लगे रहें। और पूरी टीम ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया है और मैं कंटिन्यूसली ऐसे ही लोगों की सेवा करता हूँ। कुछ ऐसी ही कहानी इसी अस्पताल की डॉक्टर शिल्पा पटेल की भी है। शिल्पा पटेल को जब जानकारी मिली कि उनकी मां अब दुनिया में नहीं है, तो मानो पैर के नीचे से किसी ने जमीन खींच ली। मन में अथाह दर्द का समंदर उमड़ आया, ऐसा दर्द जो किसी से कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। मगर फिर भी डॉक्टर शिल्पी ने खुद को संभाला। वो अपनी मां को अंतिम विदाई देने पहुंची और 6 घंटे बाद वापस अपने कर्तव्य पथ पर डट गईं। यही वजह है कि अस्पताल में तैनात अधिकारी अब इन दोनों डॉक्टरों को सच्चा कोरोना वॉरियर बता रहे हैं। जो हमारे दोनों डॉक्टर हैं, डॉक्टर राहुल परमार और डॉक्टर शिल्पा पटेल, एसएसजी हॉस्पिटल के कोरोना वॉरियर हैं। वो 1 साल से दोनों काम कर रहे हैं अलग अलग विभाग में। डॉक्टर राहुल और डॉक्टर शिल्पा ने अपने निजी दुख के समय में भी मरीजों को लेकर अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा और इसका जज्बा अब उन्हें प्रेरणा दे रहा है। तो दोनों डॉक्टर के जो माता जी के अभी कुछ दिन पहले देहांत हो चुके हैं, तो वो दोनों डॉक्टर ने स्पीड में जाकर दोनों उनके माता के जो रिचुअल प्रोसेस को कंप्लीट करके आकर सडनली यहाँ काम करने में लग गए। उनका डेडिकेशन जो है हमारे कोरोना की हॉस्पिटल के प्रति वो बहुत ही सराहनीय है। देश भर के डॉक्टर कोरोना के चलते बिगड़ते हालात को काबू करने में दिन रात एक किए हुए हैं। महामारी के काल में ऐसी कहानियां पूरे समाज के लिए सच्ची प्रेरणा है। ये कहानियां उम्मीद जगाती हैं कि इंसानियत अभी भी बची हुई है। मानवता ही जिंदगी को बचाएगी भी, बनाएगी भी।
अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ दीपक पाठक, वडोदरा, आज तक। वहीं गुजरात के शहर शहर कोरोना के कहर से ये करा रहे हैं। घर के घर वायरस की चपेट में आकर मौत और मातम के बीच तड़प रहे हैं। शहर में टेंट लगाने का कारोबार करने वालों ने मदद का हाथ बढ़ाया और लोगों की सहायता से 40 बेड का आइसोलेशन सेंटर खड़ा कर दिया। आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, पूरी दुनिया की वो तस्वीर बदल सकता है। आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है, सब कर सकता है वो। महामारी के ऐसे मुश्किल दौर में सूरत में शादी समारोह में टेंट लगाने वालों ने जो किया वो सरकारों को देखना चाहिए, नीति नियंताओं को देखना चाहिए, हर उस व्यवस्था को देखना चाहिए कि अगर इरादा कुछ कर गुजरने का हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये सूरत का वराछा इलाका है। सूरत गुजरात के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित शहरों में से एक है। यहाँ वराछा में जब कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लगी और मरीजों के लिए अस्पताल बेड और दवाइयों का अकाल पड़ने लगा तो ये लोग सामने आए। ये आप मेरे पीछे एक कम्युनिटी सेंटर देख रहे हैं, दरअसल ये स्कूल है और इस स्कूल को यहाँ के जो वो लोग हैं जो शादियों में आपको टेंट मुहैया कराते हैं और समाज के दूसरे तबकों ने मिलकर आइसोलेशन सेंटर खोल दिया है। दरअसल जो सुदूर इलाका है सूरत का, ये 40 बेड का आइसोलेशन सेंटर एक स्कूल में बना दिया गया, प्राइवेट स्कूल के भीतर 40 बेड, जिसमें 20 बेड पूरी तरह से ऑक्सीजन से लैस हैं। ये शादी समारोह में टेंट लगाने वाले लोग हैं। इन्होंने अपने इलाके के लोगों की जान बचाने के लिए जन भागीदारी अभियान शुरू किया। जन भागीदारी अभियान के तहत इन लोगों ने एक निजी स्कूल में कोविड सेंटर बनाया। यहाँ इन्होंने 40 बेड का आइसोलेशन सेंटर बना दिया। जैसे सिटी में मारामारी देखा तो हम लोग ने सोचा कि अपना मंडप एसोसिएशन कुछ करे, मतलब मंडप टेंट मंडप एसोसिएशन कुछ करे। तो हम लोग ने ऐसे स्कूल से बात किया तो वो उसका ग्राउंड दिया और एकता ग्रुप है एक, उसको बोला तो उसने फाइनेंस से थोड़ा सपोर्ट कर दिया। इसकी वजह से हमारे मंडप एसोसिएशन के सभी सभ्यों ने मिलके ये आइडिया किया और ऑक्सीजन बोतल सब बिकट के लिया, फिर यहाँ चालू करा। आइसोलेशन सेंटर में ऑक्सीजन की सुविधा जन भागीदारी से की गई। इतना ही नहीं, आइसोलेशन सेंटर में ही जन भागीदारी से ही 4 डॉक्टर और 20 लोगों को सेवा करने के लिए मौजूद किया गया। हमारे यहाँ 8 डॉक्टर की सेवा चालू है, 2 डॉक्टर परमानेंट यहाँ ही रहेगा 24 घंटा और दूसरे जो MD 4 डॉक्टर है वो यहाँ 2-2 घंटे पे राउंड मारेंगे। ये आइसोलेशन सेंटर मरीजों के लिए फ्री है। यहाँ दवा, ऑक्सीजन और मरीजों के लिए मुफ्त में खाने पीने की व्यवस्था है। बताया जा रहा है कि शादी में टेंट लगाने वालों के एसोसिएशन ने ये आइसोलेशन सेंटर 15 लाख रुपए खर्च करके बनाया है। इसके संचालन में 4 लाख रुपए की लागत आएगी। मगर कहते हैं ना कि समय भी वीरों का साथ देता है। इन लोगों ने जब देख लिया कि सरकारें पस्त पड़ गई हैं, तो इन्होंने ठान लिया कि सरकार के भरोसे बैठने से बेहतर है कि अपनों की जान बचाने के लिए खुद सामने आया जाए। लिहाजा ये सामने आए। अब सूरत के इस इलाके में कोविड मरीजों को प्राणदान देने की कोशिशें हो रही हैं। ये कोशिशें रंग ला रही हैं और मिसाल बन रही हैं। ऐसे ही लोगों की वजह से भरोसा पैदा होता है कि एक दिन हारेगा कोरोना और जीतेगा देश, क्योंकि बहादुरों ने ठाना है कि कोरोना को हर हाल में जड़ से हराना है। आशुतोष मिश्रा, सूरत, आज तक। कोरोना के पहले अटैक के बीच हर वो प्रवासी मजदूर सोनू सूद को नहीं भूल सकेगा जो उनकी मदद के लिए से बचा और घर लौट सका। कोरोना का ताजा हमला हुआ तो लखनऊ के 2 मददगारों ने खुद को नेकी के मिशन में झोंक दिया। लोगों की मदद में दिन रात भूल बैठे। अब लोग इन दोनों का, लखनऊ का सोनू सूद, उन्हें बुलाने लगे। कोरोना महामारी की मार से यूपी की राजधानी लखनऊ भी अछूती नहीं है, लेकिन संकट के इस दौर में लखनऊ में भी कुछ लोग मददगार बनकर आगे आए हैं। कोरोना के चलते सबसे ज्यादा दिक्कत मरीजों के इलाज और ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर हो रही है और ऐसे समय में लखनऊ के मुकेश बहादुर सिंह लोगों की मदद के लिए अस्पतालों और घरों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे हैं और वो भी बिना कोई पैसे लिए।
कोरोना महामारी की दूसरी लहर शुरू होने के बाद से मुकेश बहादुर सिंह सैकड़ों लोगों तक सिलेंडर पहुंचा चुके हैं। वो खुद बताते हैं कि आखिर उन्होंने ये काम कैसे किया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा मशीनरी काम करती है, हमेशा गवर्नमेंट मशीनरी काम करती है। हम लोगों की भूमिका कैटलिस्ट के तौर पर उनको सपोर्ट करती है। मुकेश बहादुर के इस काम से सबसे ज्यादा मदद पत्रकारों और उनके परिवार वालों को मिली है। विजय बहादुर बताते हैं कि एक पत्रकार के परिवार की जरूरत से ही उन्हें ऐसी पहल की प्रेरणा मिली। वर्तमान परिस्थिति में अगर बात करें तो जो सबसे बड़ी समस्या जो मुझे दिखी वो जो जर्नलिस्ट जिसको हम फ्रंट लाइन वर्कर मानते हैं और कोरोना वॉरियर मानते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या जर्नलिस्ट के सामने। तो मीडिया के बहुत सारे ग्रुपों में जब हमने देखा कि जर्नलिस्ट परेशान हो रहे हैं, उनके परिजन परेशान हो रहे हैं, ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, तो हमने इसको एक टास्क और मिशन की तरीके से लिया। लखनऊ के लोगों के चर्चा में छाए दूसरे मददगार हैं शलभमणि त्रिपाठी, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार हैं। कोरोना के इस संकट काल में वो सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव होकर लोगों तक सहायता पहुंचाने में लगे हैं। जो एक्स्ट्रा प्रेशर हॉस्पिटल्स पे आ सकता था वो भी रुक रहा है, तो एक पूरा चैनलाइज करके अपने कुछ दोस्तों की मदद से, कुछ पत्रकार साथियों की मदद से, सबका सहयोग लेके एक हेल्प ग्रुप बना के एक कॉमन ग्रुप बनाया हुआ है। उस पर मैसेज फ्लोट कर देते हैं कि L1 का बेड चाहिए, L2 का बेड चाहिए, प्लाज्मा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और उसमें कोई न कोई जरूर आ जाता है कि हम अवेलेबल करा रहे हैं। तो प्रयास ये कर रहे हैं कि गौरैया प्रयास जो कर सकते हैं इस पूरी महामारी के दौर में, एक बहुत कठिन दौर में, एक स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन एक सामान्य नागरिक होने के नाते कर सकते हैं, वो करने का प्रयास करें। कोरोना महामारी के दौर में ये दोनों जिस तरह से लोगों की जिंदगियां बचाने में लगे हैं, वो किसी देवदूत जैसी पहल से कम नहीं है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। कोरोना ने हालात ऐसे दुश्वार बना दिए हैं कि जीते जी ना दवा मिल रही है, ना बेड, और मौत के बाद शमशान घाट नसीब नहीं हो रहा है। कब्रिस्तान में भी इंतजार और इंतजार ही है। तेलंगाना में यही सब देखकर छोटी उम्र की एक लड़की बड़े काम में कूद पड़ी है। 16 साल की देवीश्री नायक एनजीओ से जुड़ी हैं और अंतिम संस्कार के जरिए दुनिया से इज्जत के साथ आखिरी विदाई का फर्ज निभा रही है। छोटी सी उम्र और इंसानियत का जज्बा ऐसा कि ये लड़की लोगों के लिए मिसाल बन गई है। कोरोना काल में ये लड़की ऐसा काम कर रही है कि पूरे तेलंगाना राज्य में उसकी तारीफ हो रही है। 16 साल की देवीश्री डॉक्टर अन्नन सेवा फाउंडेशन नाम के एनजीओ से जुड़ी वॉलंटियर हैं और लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कराने में हाथ बटाती हैं। इनमें कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों के शव भी शामिल हैं। पहले ये एनजीओ ऐसी लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार में मदद करता था जो रेलवे ट्रैक पर क्षत विक्षत हालत में मिलती थी, लेकिन कोरोना का प्रकोप बढ़ने के बाद इस एनजीओ ने महामारी में जान गंवाने वालों का अंतिम संस्कार भी शुरू कर दिया। 16 साल की देवीश्री इस काम में बढ़ चढ़कर मदद कर रही हैं। दरअसल देवीश्री इस एनजीओ से लॉकडाउन के दौरान जुड़ी। देवीश्री वॉलंटियर्स की ऐसी टीम का हिस्सा हैं जिसमें सभी महिलाएं हैं। देवीश्री इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के साथ समाज सेवा कर रही हैं। टीम से जुड़ी और महिलाएं भी 16 साल की लड़की के इस काम और समर्पण की तारीफ करती हैं और उन्हें असल कोरोना वॉरियर बताती हैं। तेलंगाना से आशीष पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ यहां रुकना होगा शुरू से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। आज 24 घंटे में 2,59,000 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ रही है। आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। एक दिन में 2,59,000 नए मामले, 2,59,170 नए केस, 240 की मौत। दिल्ली में, महाराष्ट्र में
351 लोगों की जान गई है। एक दिन में महाराष्ट्र के बाद यूपी में सबसे ज्यादा केस सामने आए। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।